दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों टीचर्स डे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी टीचर होंगे और बाकी भावी टीचर हैं। आज जो वीडियो लेकर के आया हूं दोस्तों, इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के टॉपिक्स की लेकर के आया हूं। जैसा कि आपको पता है परसों एग्ज़ाम है कुछ कैंडिडेट्स का, उनके लिए स्पेशली वीडियो होने वाला है। आप कुछ देख कर जाएँ केमिस्ट्री में या ना जाएँ, अब जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ आपको, इन टॉपिक्स को आप ज़रूर एक बार देख जाएँ। जैसा आपको पता है हम 9th से स्टार्ट कर रहे हैं, 12th तक के टॉपिक्स देखेंगे। तो ये एनसीईआरटी की बुक है दोस्तों, ठीक है, जो मैंने वर्चुअली डाउनलोड की है, या मैं कहूँ आपसे कि ये जो है एक पीडीएफ की फॉर्म में है। दोस्तों इसमें जो कंटेंट है, ठीक है, कंटेंट पे हम लोग पहुंचते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट हैं और क्या क्या आप लोगों को तैयार करना है। देखिए यहाँ पर जो केमिस्ट्री के टॉपिक से स्टार्ट है, ये यहाँ से स्टार्ट है चैप्टर 1 से, मैटर इन आवर सराउंडिंग से, ठीक है। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग में देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें आपको ज़्यादातर एक्टिविटीज़ के केवल कंक्लूज़न देखने हैं दोस्तों। मैंने क्या बोला, एक्टिविटीज़ के ओनली एंड ओनली कंक्लूज़न, ये नहीं कि लास्ट मोमेंट पे पूरी एक्टिविटी पढ़ने लग जाएंगे, केवल कंक्लूज़न देखने हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें ऐसा जो मतलब मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो पूछा जा सकता है फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली, तो वो बहुत छोटा टॉपिक है। और क्या है वो टॉपिक दोस्तों, एक तो आप ध्यान रखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के जो डिफरेंसेस हैं वो। आप में से बहुत कैंडिडेट्स को लग रहा होगा यार इतना बेसिक है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है, लेकिन मैं सभी को लेकर के चलना चाहता हूँ साथ में। जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल बेसिक सारी जो है मुझे बेसिक से बतानी है, उनके लिए भी ये वीडियो है। तो इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि इसमें जो है आप ये ना सोचें कि आपको पता है सारी चीज़ें, पता है तो वेल एंड गुड, बाकी देखते जाइए आप लोग, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, एक तो ये चीज़ आपको कर लेनी है, स्टेट्स ऑफ मैटर इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, इसमें डिफरेंसेस यानी कि लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट और गैसेस स्टेट में क्या डिफरेंसेस हैं, एक तो वो। बाकी ये पेज नंबर 8 पे सब्लिमेशन देख रखा है कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड का, वो एक बार देख लेंगे कि सब्लिमेशन क्या है, ठीक है। और ये इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है, अगर प्रेशर हम अप्लाई करते हैं तो ये जैसे चार्ट दे रखा है एक बार ये देख लेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चंस बहुत बेसिक भी आ जाते हैं दोस्तों, है ना, इसलिए हम कोई टॉपिक छोड़ नहीं सकते दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसमें से आप प्लाज्मा देख लीजिएगा, बस केवल प्लाज्मा देख लीजिएगा कि प्लाज्मा क्या है, ठीक है। सुपर एनर्जेटिक या सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा इसमें से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा सेकंड चैप्टर जो है इज़ मैटर अराउंड अस इज़ प्योर, ठीक है। ये वाला चैप्टर जो है, ये इसमें से आपको पता होना चाहिए, इसमें हमेशा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं ट्रू सॉल्यूशन में से, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन, कॉलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है, कॉलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ज़रूर तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, इसमें से ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कहाँ पर है ये, देखिए यहाँ पर है ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, कितना ये प्रॉपर्टीज़ क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कंसंट्रेशन निकालने के लिए सॉल्यूशन की, इससे क्वेश्चन पिछली बार आया था, है ना, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, ये निकलवाया जा सकता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी है, ठीक है। अगर मास बाय वॉल्यूम निकालना है तो, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम निकालना है तो ये गिवन है, ठीक, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये चीज़ें पूछी जा चुकी हैं दोस्तों। 100% यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, ज़रूर देख लेना आप एक बार इस वाली चीज़ को, है ना। कैसे निकालना है एग्जाम्पल दे रखा है अभी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी 11th-12th का भी कवर करना है, तो आप एक बार खुद से देख लीजिएगा ये एग्जाम्पल 2.1, ठीक। सस्पेंशन मैंने बताया आपको, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं दोस्तों, सस्पेंशन पढ़ लीजिएगा, है ना। और एक कॉलोइडल सॉल्यूशन से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, है ना। तो ये आपका इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन हो गए, मोस्ट प्रोबेबली यहीं से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, यही पूछा जाता है दोस्तों, है ना। एक दोस्तों ये चार्ट है, ठीक है, इसी चैप्टर में लास्ट में एक चार्ट गिवन है, ये कॉमन एग्जांपल्स हैं कॉलोइडल सॉल्यूशंस के कि किस टाइप के कॉलोइड्स बनते हैं। तो ये जैसे डिस्पर्स्ड और डिस्पर्सिंग मीडियम जो है, दो फेज़ होते हैं। जैसे अगर डिस्पर्स्ड फेज़ वो है जिसको एक तरीके से सॉल्यूट है, जिसको हम घोल रहे हैं या जिसमें हम मिला रहे हैं, और जिसके अंदर हम मिला रहे हैं, ठीक है, वो डिस्पर्सिंग मीडियम होता है, यानी कि लिक्विड को गैस में मिक्स कर रहे हैं, सॉलिड को गैस में मिक्स कर रहे हैं। तो गैस क्या है यहाँ पे, डिस्पर्सिंग मीडियम है, और ये डिस्पर्स्ड फेज़ है।
तो इस तरीके से है। अगर गैस में इधर कर दूंगा तो गैस, यानी कि एक तरीके से ऐसा मान के चलिए लिक्विड कम है और गैस ज़्यादा है इसमें, इसमें सॉलिड कम है गैस ज़्यादा है, ठीक। तो इस तरीके से जो सॉल्यूशंस बनते हैं उनके टाइप्स हैं ये। एरोसोल कॉलॉइड बनेगा, एरोसोल कॉलॉइड, फोम, इमल्शन। लिक्विड इन लिक्विड क्या होता है, इमल्शन होता है। तो ये एग्जाम्पल्स ज़रूर आप याद रख लीजिएगा, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस बार भी पूरे चांसेस हैं पूछे जाने के। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मिक्सचर और कंपाउंड्स के कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं, ठीक है, टेबल 2.2 में, उन्हें एक बार देख लीजिएगा। और इसके अंदर आप ये पेज नंबर 26 पे है। इसके बाद ये एक चार्ट है, ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि मैटर के जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है उसको दो भागों में बांट दिया, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो ये चैप्टर में इतना ही पढ़ना है। फिर आता है दोस्तों चैप्टर नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। देखिए दोस्तों, मैं आपको एनसीईआरटी से बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि एनसीईआरटी एटलीस्ट सबके पास में होगी, और अगर नहीं है तो होनी चाहिए थी, है ना। ये तो बेसिक बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है। तो अब इसमें देखिए, आप चैप्टर में देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से न्यूमेरिकल्स कई बार आते हैं, ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से कई बार न्यूमेरिकल्स आते हैं। और इस चैप्टर में से जो बेसिक ये लॉज हैं, ठीक है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, या देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन है, किसने दिया है ना, ये पूछा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें न्यूमेरिकल्स इस तरीके से आते हैं, जैसे ये आप क्वेश्चंस देख सकते हैं 32 पेज नंबर पे, यहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें डाल्टन लॉ पूछा गया है, ऐसे ही व्हाट इज़ एटम, ठीक है, और एटम के जो मतलब रेडियस है, ठीक है, हाइड्रोजन का जो एटम है वो कितना रेडियस का है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ दिए गए हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि रेडियस के ऊपर क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार देख ज़रूर लेंगे इसको, ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे ही। फिर आप देखिए यहाँ पर सिम्बल्स तो बेसिक हैं, ये तो आपको मालूम ही होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें दोस्तों मोल से रिलेटेड बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत बेसिक है ना। देखो यार, 20 तक एटलीस्ट मास तो आपको याद ही होंगे सबके। अगर आप टीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको एटलीस्ट हर एलिमेंट के मास नंबर और एटॉम नंबर तो याद होंगे ही। तो ये तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, है ना। तो ये तो बहुत बेसिक है दोस्तों, इतना तो आपको आना ही चाहिए। बाकी देखिए इसमें मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हैं। अब मोल कॉन्सेप्ट आपका 11th में भी है ना। तो ये एक ओवरऑल ही है, बेसिक भी आ सकता है मोल का, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आ सकता है। वैसे बेसिक क्वेश्चन ही मोल के पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्लेक्स पूछेंगे कैसे, आपके पास 1 मिनट भी नहीं है एक क्वेश्चन करने के लिए, तो इतना न्यूमेरिकल तो आपसे नहीं कराएंगे। तो इन एग्जांपल्स को एक बार देख लीजिएगा, मे बी पॉसिबल डायरेक्ट ही कोई एग्जांपल यहाँ से आ जाए दोस्तों, है ना। बाकी तो आप सॉल्व कर देंगे 2 मिनट में, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको, आपने अगर मोल की अच्छे से प्रैक्टिस की है तो, क्योंकि मोल बेसिक है फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। आप ये देख लीजिए, इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, 110% न्यूमेरिकल आएगा एक ना एक मोल से। बाकी जो ये थर्ड चैप्टर है दोस्तों, इसमें एक बार एक्सरसाइज आप देख लीजिएगा, इसकी जो टेक्स्ट एक्सरसाइज है बाद में जो ये गिवन है, व्हाट यू हैव लर्न के बाद ये एक्सरसाइज, तो इसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। अब आता है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, और सबसे लेंदी भी है मैं कहूँगा, क्योंकि 11th में भी गिवन है, ये स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। यहाँ पर दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ एटम से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेनली तो डिस्कवरी के ऊपर है, ठीक है। वो तो आपको ईट पे नाच के फॉर्मूले से याद ही होंगे, ईट पर नाच, ये तो आपने बचपन में पढ़ा ही होगा, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और चैडविक की न्यूट्रॉन, तो ये तो हो सकता है, ठीक है, ये तो इजी है। थॉमसन मॉडल क्या है, रदरफोर्ड, ये तो एक आपको मालूम भी होगा। आप कंक्लूजन ज़रूर याद रखेंगे, जो जो आपके अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था रदरफोर्ड जी का, उसमें आपने देखा ये वाला जो है, इसके जो कंक्लूजन है वो ज़रूर याद रखेंगे आप। इसके अलावा दोस्तों ये फेल क्यों होगा रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है, और बोर मॉडल में ऐसी क्या बात थी जो रदरफोर्ड मॉडल में नहीं थी, ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखेंगे। कई बार क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एज सच बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा ज़्यादातर, क्योंकि इसमें इतना डिटेल में नहीं दे रखा क्लास 9th में, है ना। 11th में बहुत डिटेल में है, ठीक है। तो 11th वाला जो चैप्टर है वो भी आपको बहुत अच्छे से कर लेना है दोस्तों, है ना। इसमें जो मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, वो पूछे जाते हैं आइसोटोप और आइसोबार से, ठीक है, वो आप कर लेंगे, ठीक है। आइसोबार और आइसोटोप आपको पता होना चाहिए, और बाकी इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है।
तो दोस्तों इस चैप्टर से मैंने आपको ये चीज़ें बता दी। मैटर इन आवर सराउंडिंग हो गया, मैटर अराउंड अ स्फीयर हो गया, एटम मॉलिक्यूल हो गया, और ये 9th क्लास के क्वेश्चंस हो गए। दोस्तों बात करें अगर बायोलॉजी की, तो ये पोर्शन आपका बायोलॉजी का है, ठीक है, सॉरी ये इतना पोर्शन, ठीक है, ये फिजिक्स का पोर्शन है, ठीक है। फिजिक्स के पोर्शन की बात करें तो मोशन है, फोर्स में लॉ ऑफ मोशन है, तो न्यूमेरिकल्स ही ज़्यादातर बनते हैं। ग्रेविटेशन न्यूमेरिकल ही ज़्यादातर आते हैं। इसमें फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में एक चीज़ और याद रखिएगा, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल ज़रूर याद रखिएगा, कई बार पूछे जाते हैं। वर्क एंड एनर्जी से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं दोस्तों, यहाँ भी पूछे जा सकते हैं। फिजिक्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगी वीडियो। तो अभी केमिस्ट्री के हमने कवर कर लिए। अब 10th क्लास की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। 10 देख लेते हैं दोस्तों। ये आपका 10th क्लास का कंटेंट है ना, 10th क्लास का कंटेंट है। और इसमें देखिए आप चैप्टर 1, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये 5 जो हैं ये आपके चैप्टर्स हैं 10th क्लास में केमिस्ट्री के लिए। बाकी लाइफ प्रोसेस में आपको करा चुका हूँ। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैंने कल आपसे प्लांट हार्मोन्स के बारे में बात कर ही ली है। इसके अलावा दोस्तों हमने रिप्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है, ठीक है, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। हेरिडिटी इवोल्यूशन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आप आएंगे, बस आपको रेशियो याद रखना है, मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये फिजिक्स आती है, फिजिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो देख लेते हैं चैप्टर 1 ओपन करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस वाला। दोस्तों पहला ये चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो दोस्तों इसमें मेन टॉपिक्स आपको बता देता हूँ। एक तो ये मैग्नीशियम रेवन वाला है ना, जो मैग्नीशियम रेवन वाला क्वेश्चन है, MgO जिसमें बनता है ऑक्सीजन के साथ जो बर्निंग फ्लेम्स देता है ना, और क्या बन जाता है, इसका पाउडर बन जाता है, ठीक है। वो पाउडर जो कलेक्ट होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। एक तो ये वाला है क्वेश्चन। इसके अलावा दोस्तों चारों तरह की जो रिएक्शन है इसमें, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन, वो आपको चारों उसके एग्जांपल्स के साथ याद रखनी है। मैंने क्या बताया, चारों तरह की रिएक्शंस विद एग्जांपल आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए दोस्तों, ये लेड नाइट्रेट वाली है, ठीक है, ये कई बार पूछ ली जाती है, ठीक है। प्रोडक्ट पूछ लिया जाता है सिंपली, है ना, वहाँ डैश कर देंगे, यहाँ पे पूछेंगे बताइए यहाँ पर क्या आएगा। तो आपको ये इक्वेशंस है ना की हुई होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। एक ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है AgCl वाला, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन का अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, फोटोलिसिस रिएक्शन है। ये एक बार ज़रूर देख के जाइएगा दोस्तों, है ना। और ये कलर भी पूछ लिया जाता है एक बार, है ना। देखिए ये वाला है ना, ऐसे जो वाइट कलर है, जो सिल्वर क्लोराइड होता है वाइट कलर का होता है, और उसके बाद ये ग्रे कलर का जो है ये बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कई बार, है ना। इसके अलावा दोस्तों ये DSSB में जो फेवरेट टॉपिक हैं वो ये हैं, थोड़ा कोरोजन वाला और रेंसिडिटी वाला, ये काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। और डिटेल में भी दे रखा है क्लास 11th में। तो रेंसिडिटी, और ये रेंसिडिटी तो मैंने 2014 वाले क्वेश्चन पेपर में आपको बताया था, आया था क्वेश्चन एक बार, ठीक है। कोरोजन पूछा जाएगा, ठीक। और इसके अलावा दोस्तों ये एक्सरसाइज एक बार आप बस अपनी आंखों से एक बार निकाल लीजिएगा तो आराम से हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। अच्छा मतलब चैप्टर है, काफ़ी कुछ पूछा जाता है इसमें से, बताता हूँ मैं आपको। एक तो भाई ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड और बेस की हैं, इनको ज़रूर समझ लीजिएगा। इसमें आप लोग देख लीजिएगा एक बार कि भाई जो लिटमस सॉल्यूशन है, ठीक है, वो एसिड और बेस वाला कॉन्सेप्ट भाई, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। अच्छा, लिटमस का तो हम लोग जनरली कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, पूछा भी नहीं जाता। मेनली जो पूछा जाता है दोस्तों वो पूछा जाता है एक तो फेनोप्थलीन सॉल्यूशन का, एक मिथाइल ऑरेंज का, है ना। जैसे आपसे बोल दिया भाई कि एसिटिक एसिड है, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज उसमें क्या कलर देगा, ठीक है। कोई बेस दे दिया है ना, फिनोप्थलीन क्या कलर देगा, ये ज़रूर आप देख लीजिएगा दोस्तों। ये बहुत क्वेश्चन पूछा था, कई बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक। इसके अलावा एक ये एक्सपेरिमेंट है पॉपिंग साउंड वाला, हाइड्रोजन जो है वो पॉपिंग साउंड देती है, ठीक है, लाइट के साथ में। तो ये एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अलावा रिएक्शंस देखिए, यहाँ से लाइम वाटर वाली रिएक्शंस दे रखी हैं आपको, ये ज़रूर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और एक दोस्तों ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रहती है, ये आप ज़रूर ध्यान रख लेंगे, ठीक है। तो सिंपल है ये, ज़्यादा टफ नहीं है इसमें कुछ भी।
इसके अलावा देखिए रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स, ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं दोस्तों, है ना, ये ज़रूर एक बार देख लीजिएगा आप लोग। और इसके अंदर जो मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं, मैंने एक तो बताया आपको, इंडिकेटर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, वो पूछे जाते हैं जनरली आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट्स के ऊपर, रिएक्शंस के ऊपर, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे ये क्वेश्चन भी देखिए पूछा जा चुका है कि ड्राई HCl गैस है ना, वो ड्राई HCl जो है वो लिटमस का कलर क्यों नहीं चेंज करती है ना। तो वहाँ पे H+ आइंस नहीं है, इसलिए वहाँ पर लिटमस का कलर चेंज नहीं होगा। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा बहुत बेसिक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, एक ये टेबल दे रखी है 2.3, इसको देख लीजिएगा एक बार, है ना। जैसे विनेगर के अंदर ऑरेंज टैमरिंड है ना, और टोमेटो सॉर मिल्क लेमन एंड ये आंटिस्टिंग वाला पूछा गया था, देखिए मेरे वाला एग्जाम में आया था। कौन सा एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखना दोस्तों। एक बार ये डायग्राम ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। 2.8 है ना, मैं बता देता हूँ आपको, पेज नंबर 30 पर है ये डायग्राम, ज़रूर देख के लाइएगा। क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस है, ठीक है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है ये, ठीक है, ये ज़रूर देख के जाइएगा। ये जो है सेल का डायग्राम है, इसको एक बार देख लेना आप। इसमें बेसिकली एनोड और कैथोड आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और भाई ये तो फेवरेट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ब्लीचिंग पाउडर फार्मूला विद इट्स यूजेस, बेकिंग सोडा, ठीक है, विद प्रॉपर्टीज़, ठीक है, कैसे बनता है। और इसके अलावा देखिए आप उसके यूजेस हैं। इसके अलावा वॉशिंग सोडा, ठीक है। और वॉशिंग सोडा के बाद में एक प्लास्टर ऑफ पेरिस भी पूछा जाता है, वो भी आप ज़रूर कर लीजिएगा, POP, है ना, जो जिप्सम से बनेगा। ये ज़रूर आप, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों, ये 110% इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। देखिए आगे ये, ठीक है, ये देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, मैं अभी आपसे कह रहा था, है ना, कितने पे हीट करना है, 373 पे, और ये आपको यहाँ गिवन है। तो इस चैप्टर में से इतना ही करना है आपको दोस्तों। अब आता है चैप्टर नंबर 3, मेटल एंड नॉन मेटल दोस्तों, है ना। तो इसमें मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में ज़्यादा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसमें आपको मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ तो बेसिकली पता ही होंगी, ठीक है, इतना मैं उम्मीद करता हूँ। कई बार जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी के ऊपर पूछे जाते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी के ऊपर भी पूछे जाते हैं, बाकी इन सब के बारे में कभी कोई क्वेश्चंस नहीं आए हैं, ठीक है। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी के ऊपर, ठीक है, सबसे ज़्यादा मेलेबल कौन सा होगा, डक्टाइल क्या है, ठीक है, ये ज़रूर पूछे जाते हैं। ये भी एक रिएक्टिविटी सीरीज़ है जो आपको याद रखनी ही रखनी है 110%, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट, उन वाली रिएक्शंस में भी आपको कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये सीरीज़ आपको ज़रूर से रट लेनी है एकदम से, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से पूछे जाते हैं, यहाँ देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, ये ज़रूर पूछना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, ये भी ध्यान रखेंगे। इनका इलेक्ट्रोलाइसिस रहता है, कार्बन से रिडक्शन इनका रहता है, और नेटिव स्टेट में ये फाउंड आउट। बहुत बेसिक है और बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ से। ये देखिए कितना अच्छा सा यहाँ चार्ट दे रखा है, इस चार्ट को ज़रूर देख करके जाइएगा एक बार दोस्तों, है ना। ये ज़रूर एक फ्लो चार्ट देख लीजिएगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में मेटलर्जी का एक चैप्टर क्लास 12th में भी है दोस्तों, वहाँ पे काफ़ी लेंदी है वो चैप्टर। आप बस वहाँ मेनली क्या रखेंगे याद, वहाँ याद रखेंगे आप केवल रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, और जैसे वॉन आर्किल मेथड है, टाइप्स ऑफ मेथड फॉर डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स फॉर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। मैंने क्या बोला आपसे, टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्शंस, है ना, और कौन सा मेटल किस टाइप से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, और वो किस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने किस नेम से है। जैसे वहाँ ब्लास्ट फर्नेस है, वन आर्किल मेथड है, जोन रिफाइनिंग है, ठीक है। तो केवल नाम नाम याद रखने हैं आपको बेसिकली। देखिए यहाँ पर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दिखा रखे हैं, है ना, सल्फाइड ओट्स के लिए, और ये क्या है, कार्बोनेट ओट्स के लिए, मेनली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। रोस्टिंग कैल्सिनेशन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। और सबसे लास्ट में ये रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स आता है, ठीक है, आप एक बार देख लेंगे इसको, ठीक। कोरोजन, ठीक है, ये टॉपिक भी पूछा जाता है, मैंने अभी बताया कोरोजन डेंसिटी से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें बस आपको इतना ही पढ़ना है दोस्तों, है ना। और ये प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, है ना, गैल्वेनाइजेशन इसमें मेनली पूछा जाता है ना। इसके अलावा पेंटिंग, है ना, बाकी तो आपको मेथड्स बताइए, सिंपल है। दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे लेंदी, है ना।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दोस्तों ये चैप्टर है। तो भाई इसमें तो यार आपको बेसिक से याद रखना पड़ेगा, है ना। होमोलोगस सीरीज़ वगैरह और कौन सा कंपाउंड है, किसका फार्मूला कौन सा है, ये बेसिक कुछ फार्मूले दे रखे हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट तो शायद ही कोई पूछे, लेकिन हाँ इनके फार्मूले याद रखने हैं आप लोगों को। और दोस्तों ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर बहुत बेसिक है ऑर्गेनिक का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि होमोलोगस सीरीज़ वगैरह के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के बारे में भी आपको पता होगा। अब मुझे, आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं टीजीटी लेवल का, तो मैं ये उम्मीद तो करता ही हूँ कि आपको लेविस स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर, ये सब तो आता ही होगा ऑलरेडी। तो दोस्तों ये देख लीजिएगा टेबल 4.2। दोस्तों ये बहुत बेसिक है, लेकिन आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, एक बार ऐसे क्वेश्चन आया कि भाई मिनिमम कितने कार्बन चाहिए एक रिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो 3 कार्बन चाहिए मेनली। इस तरीके की क्वेश्चंस बहुत नॉर्मली पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है। और ये बहुत बेसिक हैं दोस्तों, है ना। क्लास 12th में इससे बहुत कई ज़्यादा दे रखे हैं, है ना। बहुत बेसिक हैं, ये तो पता होना ही चाहिए आराम से। एक ही नॉमेनक्लेचर का टेबल देख लीजिएगा, है ना। सफिक्स और प्रीफिक्स क्या है, बेसिकली आपने इतना पढ़ा हुआ होगा, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको आती होगी इजीली। थोड़ा ये छोटी छोटी डिटेल्स याद रखेंगे कि भाई जैसे अगर अल्कोहल्स का आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, है ना। और बाकी प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। तो अगर आपने 12th की और 11th की थोड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है, तो ये आपको ऑटोमेटिकली आता होगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको पढ़ना पड़े क्लास 10th के लेवल में, है ना। बाकी आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है 11th और 12th का, क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, तो ये बेसिक ज़रूर पढ़ के जाएं, डायरेक्ट 11th 12th ना पढ़ें, ठीक है। सोप्स एंड डिटर्जेंट से दोस्तों क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल करके जाइएगा सोप्स एंड डिटर्जेंट वाला, है ना। और मिसल्स क्या होते हैं, ठीक है, एक ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा भाई ये हाइड्रोफोबिक और है ना, हाइड्रोफोबिक एंड और हाइड्रोफिलिक एंड, हेड और टेल, है ना, ये पूछ लिए जाते हैं। इसका जो बेसिकली क्लींजिंग एक्शन है वो पूछा जाता है दोस्तों, है ना। और डिटर्जेंट्स क्या है मेनली, ये भी एक बार पूछा गया था, देखिए, है ना। छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली। डिटर्जेंट आर जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड्स और अमोनियम सॉल्ट ऑफ क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड आइंस। तो ये इनकी डेफिनेशंस वगैरह जो सोप और डिटर्जेंट की हैं वो भी एक बार देख लेना आप। अब हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है दोस्तों, चैप्टर 5 जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये वाला जो चैप्टर है दोस्तों, ये बेसिकली है ना आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। और इसमें आपको जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, वो अच्छे से देख लेनी है। मास नंबर और एटॉमिक नंबर मैंने आपको जैसा बताया था, आइसोबार, आइसोटोप, वही सब है, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग क्या चीज़ ध्यान रखेंगे, इक्का एलिमेंट्स, है ना। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, है ना। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, एक सॉरी, सीता, है ना, गीता, मैंने बताया था, इक्का लगा दीजिए इसके आगे। इक्का सिलिकॉन जर्मेनियम को बोलते हैं, ठीक है। BSC यानी कि इक्का बोरोन जो है वो स्कैंडियम को बोलते हैं, ठीक है। ये पूछा गया है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। ये जो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में जो जगह छोड़ी थी एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, उनका मैं बता रहा हूँ। इक्का बोरोन, ठीक है, इक्का सिलिकॉन, ठीक है। और इसके अलावा एक और है, वो है अल्का गायत्री, हाँ दिमाग से निकल रहा था, अल्का गायत्री। इक्का गेल एल्यूमिनियम को गैलियम, ठीक है। तो इक्का बोरोन स्कैंडियम, इक्का सिलिकॉन जर्मेनियम, इक्का एल्यूमिनियम गैलियम, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। देखिए गिवन भी है यहाँ, है ना, ये देखिए आप 5.5 देखिए। बाकी दोस्तों पीरियोडिक टेबल तो आपको याद रखनी ही रखनी है, ठीक है। एक बार इसको ध्यान से अपने मन में बसा के चले जाइएगा, ठीक है। ये आपके मैजिक नंबर्स हैं, ठीक है, 2, 10, 18, 36, ठीक है। और कितने कॉलम कितने रोज हैं, है ना, मेटलॉइड्स का याद रखेंगे, ठीक है। ये बहुत बेसिक है, ठीक है। अच्छे से अगर पीरियोडिक टेबल देख कर चले जाएंगे, ठीक है। लेंथेनॉइड कहाँ से स्टार्ट होते हैं और एक्टिनॉइड कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, है ना। बाकी दोस्तों जो ट्रेंड्स है वो तो याद रखने ही कि वैलेंसी भाई लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ घटता है या बढ़ता है, ठीक है। वैलेंसी का क्या रहता है। इसके अलावा दोस्तों शील्डिंग इफेक्ट वगैरह भी ध्यान रखेंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ध्यान रखेंगे, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मेटलॉइड्स, है ना, वो ज़रूर ध्यान रखेंगे, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा इतना पोर्शन, ठीक है दोस्तों।
काफ़ी हेल्प करेंगी ये चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इस चैप्टर में बाकी ऐसा कुछ नहीं है, एक बार आप एक्सरसाइज देख लीजिएगा इसकी, तो आप लोग थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाएंगे और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अब ये हो गए आपके केमिस्ट्री के, ठीक है, क्लास 10th केमिस्ट्री यहाँ तक है। अब हम 11th की केमिस्ट्री और 12th की केमिस्ट्री पे भी एक नज़र मार लेते हैं। पहला है दोस्तों यहाँ पे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आप तक पढ़ चुके हैं। मोल मैंने आपको जैसा बताया कि भाई बेसिक से लेके आपको हायर तक आ सकता है। अब कैसा क्वेश्चन आता है डिपेंड करता है। यहाँ पर मोल में दोस्तों इक्विवेलेंट मास का जो कॉन्सेप्ट है वो और जुड़ गया है यहाँ, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट का। परसेंटेज कंपोजिशन से क्वेश्चन आना ही है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग जो है एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला है ना, और मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। सिग्निफिकेंट नंबर भी इसमें दे रखे हैं, वो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जैसे मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट और बड़ा चैप्टर है। इसमें दोस्तों जो बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं, या क्वांटम मैकेनिक्स है ना। इसमें क्या है कि 4 क्वांटम नंबर है ना, चारों क्वांटम नंबर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, अजीमुथल है, ठीक है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर है, ये ज़रूर पूछे जाएंगे, है ना। तो वो बस आप उतना कर लीजिएगा, ठीक। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो पीरियोडिसिटी वाला है इसमें आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, मैजिक नंबर्स याद रखेंगे, और बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है ना। आपसे एलिमेंट दे दिया जाएगा और उसकी पोजीशन पूछ ली जाएगी, ठीक है, ऐसा पूछ सकते हैं। या फिर कोई एक्स एलिमेंट है जिसकी पोजीशन ये है तो उसका एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर बताइए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, है ना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ बॉन्डिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बॉन्डिंग वाला। इसमें आपको जो बेसिकली है, देखिए आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पूछे जाते हैं। आपको कोई भी डायग्राम बनाने के लिए तो नहीं आ सकता क्योंकि आपका एमसीक्यू टेस्ट है ना। तो ये तो बिल्कुल भूल जाइए कि आपसे वीएसपीआर थ्योरी पूछी जाएगी। इसमें क्या पूछा जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, बॉन्ड ऑर्डर, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच में होती है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। फोन है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। ये क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों, है ना। इसके अलावा स्टेट्स ऑफ मैटर में आप देखेंगे तो आइडियल गैस किस लॉ को फॉलो करती है ना, और इसमें बेसिकली गैस के लॉ ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत। आप गैसेस लॉ पढ़ जाएंगे, आपको इजीली क्वेश्चन वहाँ से ही मिल जाएंगे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। गैसेस लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन, ये दो चीज़ पढ़ के जाइए, यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। फिर बात आती है दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स की, जो सबसे बड़ा चैप्टर है और थोड़ा परेशान भी करेगा। जिसने थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो इसको छुए नहीं, लास्ट मोमेंट पर इसको नहीं छूना, ठीक। और जो इसको पढ़ चुके हैं वेल एंड गुड, वो स्पॉन्टेनिटी के और गिब्स एनर्जी के क्वेश्चन ज़रूर करते हैं। और इसके अलावा जो आपका फॉर्मूला है, ठीक है, डेल्टा एच, ठीक है, ये ज़रूर पढ़ लें, यू और एच में रिलेशन। और एक मेयर फार्मूला है सी पी माइनस सी वी इजिकल्स टू आर, ये ज़रूर आप देख लेंगे, ठीक है दोस्तों, कांस्टेंट। इसके अलावा इक्विलिब्रियम जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है वो ना पढ़े उसको। इक्विलिब्रियम में जो मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, वो पूछे जाते हैं आपके बफर सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी क्राइटेरिया से। बहुत लेंदी क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं आएंगे दोस्तों, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बिलीव करिए, ठीक है। ये रिलेशनशिप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा पढ़ने की चक्करों में ज़रूरत नहीं है, लंबे न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर ग्रेजुएशन का आ जाएगा क्या, अरे नहीं भाई, ग्रेजुएशन का नहीं दे सकते, ठीक है। अरे भाई आप खुद सोचिए, जब 12th के बाद में सबने तो बायोलॉजी नहीं ली होगी, तो अगर ग्रेजुएशन की बायोलॉजी पूछ लेंगे तो जो 11th-12th की बायोलॉजी नहीं कर पा रहा वो ग्रेजुएशन की कहाँ से करेगा। सिमिलरली अगर फिजिक्स ग्रेजुएशन की पूछ लेंगे तो यार किसी के पास पीसीबी है अगर, सॉरी जेडबीसी है अगर, तो वो फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे कर पाएगा, नहीं कर सकता ना। तो आप मान के चलिए बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे 9th के मोस्टली, है ना। लेकिन इसमें क्या है कि 11th की अगर मैं बात करूं तो 11th में से भी ये नहीं है कि सारा पूछ लिया जाएगा, कुछ कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं वो ज़रूर कर जाइए, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रिया, ठीक है, 7.8, ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये इससे हाँ इंपॉर्टेंट है यार, 7.8 ज़रूर कर लीजिए, ये मिस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट बुक, ठीक। सेकेंड बुक की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है रिडॉक्स का दोस्तों, इसमें आपसे कोई भी केमिकल इक्वेशंस बैलेंस नहीं कराएगा, इतना टाइम नहीं कि केमिकल इक्वेशन आपसे बैलेंस कराएगा। आपको क्या करना है, इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए पूछेगा या तो, और एक रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ सॉल्ट ब्रिज पूछा जाएगा, है ना। जो सेल दे रखा है ना इसके अंदर, नर्स सेल जो रखा है उसको आप एक बार देख जाइएगा, कैथोड पे क्या है, एनोड पे क्या है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज किसका बना हुआ है, KCl का बना रहता है ना वो,
NH4Cl या KCl का बनाते हैं उसको। तो ये आपकी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं रिडॉक्स से, केवल रिडॉक्स से, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, रिडॉक्स छोड़ना नहीं है, रिडॉक्स से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन को आप छोड़ सकते हैं, आप केवल हाइड्रोजन एज अ फ्यूल ध्यान रखेंगे। ठीक है, वाटर, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बेंट कैसे है, ठीक है, लोन पेयर वगैरह का कॉन्सेप्ट, हैवी वाटर, ठीक है, देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, अदरवाइज इससे ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। अब बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, यानी कि एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक में आपको क्या ध्यान रखनी है, एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्कलाई, ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स। ऐसे ही ग्रुप 2 के एल्कलाई अर्थ मेटल्स और उनके जनरल कैरेक्टर्स, एनामोलस बिहेवियर बेरिलियम का देख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा आप बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देख सकते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम की। इसके अलावा इसमें आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों। पी ब्लॉक काफ़ी लंबा चैप्टर है दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप कार्बन फैमिली और बोरोन फैमिली दो हैं, ठीक है, और उसमें आपको क्या करना है, बेसिकली आपको एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन पढ़ना है। दोनों छोड़ सकते हैं आप, केवल एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन ढंग से देख जाएंगे। ठीक, और इसमें जो बोरोन है, ठीक है, उसमें बनाना बॉन्ड्स किसके साथ में बनते हैं, ठीक है, वो देख जाएंगे। और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से आ जाती है दोस्तों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म देख लेंगे आप। मैंने आपको बताया कि बेसिक अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10th की तो देखो आप पढ़ ही चुके हो, है ना, तो वो तो बहुत जनरल है। उसमें आइसोमेरिज्म देख लेंगे आप, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देख लेंगे, ऑर्गेनिक रिएक्शन में मैकेनिज्म, है ना। अब इसमें दो हैं, है ना, SN1 और SN2, एक तो ये देख लीजिएगा। ठीक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, और एलिमिनेशन रिएक्शन है, केवल वही देखनी है, इसके अलावा और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हाइड्रोकार्बन्स की मैं बात करूं तो देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिसिटी के रूल्स क्या हैं, है ना, रूल्स जो किसी कंपाउंड को एरोमेटिक बनाते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड के रूल देख के जाएंगे, क्या बताया मैंने, एरोमेटिक कंपाउंड्स के रूल देख के जाएंगे, कार्सिनोजेनिसिटी और टॉक्सिसिटी पढ़ के जाएंगे। ठीक है, एल्केन्स एल्कीन्स और एल्काइंस भी पढ़ के जाएंगे, क्योंकि ये 10th वाले नहीं हैं, थोड़े से हाई लेवल के हैं। आपको बताया जाएगा भाई, एक क्वेश्चन देखो यहाँ से आता है, एल्केन्स जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन रहता है, इसमें जो है sp2 रहता है, इसमें sp। ठीक है, तो एस कैरेक्टर जिसमें जाता है वो ज़्यादा कोवेलेंट होता है। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाएगा भाई ज़्यादा कोवेलेंट कौन सा है, ठीक, या फिर ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। ठीक है, तो एस कैरेक्टर स्टेबिलिटी के लिए भी है। तो क्या है कि इसमें भी पूछ लिया जाता है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है, क्योंकि देखिए 3 बॉन्ड है इसमें, है ना, ये देख लीजिएगा एक बार आप। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर एल्केन्स एल्काइंस और एल्कीन। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ऊपर जितना देखा वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि एनवायरमेंटल है। क्यों, क्योंकि बायोलॉजी में भी आपका काम करेगा और जनरल केमिस्ट्री में। वाटर पॉल्यूशन में यूट्रोफिकेशन, ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन ज़रूर देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट में देख लेंगे, साथ में ई वेस्ट भी देख लेंगे। और क्या स्ट्रेटजी है इसमें, देखिए जो प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। क्या है एनवायरमेंटल के लिए, भाई गंगा एक्शन प्लान कब लिया गया, ठीक है, उसकी, है ना, जैसे 86 में। तो टाइगर कंजर्वेशन के लिए कब लॉ बना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही झूम कल्टीवेशन का है एक, वो है ना, अरे वो जिसमें वो था, प्लांट्स को बचाया गया था, चिपको मूवमेंट, है ना, वो ज़रूर देख लीजिएगा, है ना, कब स्टार्ट हुआ, कहाँ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, ये ज़रूर एक बार बस केवल पढ़ना है, ये वाला चैप्टर आपको रटना नहीं है कुछ भी, एक बार अपनी आंखों के सामने से जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट निकाल लेंगे, बहुत लेंदी चैप्टर नहीं है दोस्तों। अब हम क्लास 12 में मूव कर गए। ठीक है, 12th की ये फर्स्ट पार्ट जो है, देखिए पहला चैप्टर कौन सा है दोस्तों, पहला है सॉलिड स्टेट, है ना, और जो शायद अभी हट चुका है, 1 मिनट रुक जाइए आप। ठीक है, तो दोस्तों सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है इसको नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, नहीं पढ़ना। ठीक, फिर आता है आपका सॉल्यूशन वाला, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ना है, क्या पढ़ना है दोस्तों, इसमें आपको पढ़ना है हेनरी लॉ। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था हेनरी लॉ से, हेनरी लॉ देखेंगे आप, हेनरी लॉ पढ़ना है आपको। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, क्या पढ़नी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, पूरा न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है। आपको केवल और केवल क्या याद रखनी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है, और यहाँ से कंसंट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत छोटे, है ना, मोल से रिलेटेड ही होंगे वो भी। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको नर्स्ट इक्वेशन ध्यान रखनी है। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन आ भी सकती है, नहीं भी मैं
100% नहीं कह सकता कि आएगी, वैसे आई नहीं है, लेकिन कंडक्टेंस और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फिजिक्स के बेसिस पर आते हैं। आपको जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस के बारे में नहीं पूछा जा सकता है ना। रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी फिजिक्स में पूछी जाएगी, यहाँ आपके चांसेस कम है ना, इसको करने की नीड नहीं है दोस्तों, ठीक। इसके अलावा फ्यूल सेल आप ध्यान रखेंगे, हाँ यहाँ से फ्यूल सेल से आ सकता है क्वेश्चन, और जैसा मैंने बताया कोरोजन से आ सकता है, बाकी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता इसमें नहीं है। चैप्टर 4 देखिए, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। इसमें थोड़ा ये कुछ जो चैप्टर है दोस्तों, ये एक तो फैक्टर्स आते हैं इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। और इसमें आपको जो डिग्री 1 रिएक्शन, 2 डिग्री, 0 ऑर्डर है ना, 1 ऑर्डर, 2nd ऑर्डर, 0 डिग्री ऑर्डर जो है, वो रिएक्शंस आप एक बार उनके फॉर्मूले आप देख के चले जाइएगा। इसके अलावा इसमें से कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं दोस्तों, अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, क्योंकि यहाँ एड्सॉर्प्शन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैटालिसिस से पूछे जा सकते हैं, कॉलोइडल से पूछे जा सकते हैं। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट वन है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पहली बुक में आपका यही रहने वाला है। दूसरा जो आपके ये जनरल प्रिंसिपल हैं है ना, आइसोलेशन ऑफ मेटल्स के, तो इसमें आप क्या ध्यान रखेंगे, केवल रिफाइनिंग के मेथड्स, ठीक है। और इसमें आपको मैंने जैसे बताया कि भाई एक्सट्रैक्शन के लिए कैल्सिनेशन, रोस्टिंग मैंने आपको बताया था, वो ध्यान रखेंगे, और रिफाइनिंग के डिफरेंट मेथड्स ध्यान रखेंगे, कौन से एलिमेंट का रिडक्शन किस तरीके से किया जाता है वो ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, ठीक। इसके अलावा बात करूँ मैं पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक में आप ध्यान क्या रखते हैं, देखिए उसमें आपने पी ब्लॉक देखा था, मैंने आपको बताया था, एक तो वहाँ ऑक्सीजन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, इसमें आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, एलोट्रॉफिक फॉर्म्स पूछी जाएंगी, फॉस्फोरस की अगर पूछी जाती है तो मेनली फॉस्फोरस की पूछी जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर बहुत पूछा जाएगा तो हेलोजेंस में से पूछा जाएंगे क्वेश्चन, किसमें, हेलोजेंस में से, तो हेलोजेंस पढ़ के जाइएगा ध्यान से, 17 एलिमेंट, ठीक। बाकी ओजोन के बारे में पूछा जा सकता है, ओजोन पढ़ के जाइएगा। ये एनवायरमेंटल से भी पूछे जा सकते हैं, ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चन, और वैसे भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है बस, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट मोमेंट पे बता रहा हूँ, जो पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी बात है दोस्तों, है ना, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो नहीं पढ़े हैं, जिनको डाउट है ना, और जो केमिस्ट्री में थोड़ा घबरा रहे हैं, उनके लिए कह रहा हूँ। बाकी जो पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक में आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं पढ़ना, मैंने आपको बताया था लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, ठीक है। एक तो कॉन्ट्रैक्शन क्यों रहता है और इनकी कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखनी है बस, बाकी कोई ऐसा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि थ्योरी का पेपर नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भैया आइसोमेरिज्म ध्यान रखना है और केवल नोमेनक्लेचर, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ इस लेवल पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने क्या बताया, केवल नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म, ठीक है। बहुत हार्ड अगर किसी ने बनाया तो वो क्या पूछ लेगा आपसे, बॉन्डिंग पूछ लेगा, यानी sp2 डिहाइब्रिडाइजेशन, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, अगर पढ़ा हुआ है तो। जिसने अब तक नहीं पढ़ा है वो केवल नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म देखेगा बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना। सेकंड बुक की तरफ बढ़ते हैं। आपकी पूरी सेकंड बुक जो है वो बायोकेमिस्ट्री और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भरी हुई है। तो दोस्तों ये है यूनिट 10, ठीक। अब ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन से स्टार्ट है, यहाँ पे नोमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए दोस्तों। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर नहीं पूछी जा सकती, इसलिए मैं आपको बेसिक बता देता हूँ आपको क्या क्या ध्यान रखें। एक तो नेम रिएक्शंस आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, केवल नेम रिएक्शन देख के जाना है। हर एक चैप्टर में नेम रिएक्शन जितनी भी हैं एक बार बस अपनी आंखों के सामने से निकाल दीजिएगा, उसमें क्या बन रहा है ये ज़रूर देख लीजिएगा। नेम रिएक्शन है उसको जोड़ करके कोई निमोनिक बना लीजिएगा, भाई कौन सी नेम रिएक्शन में क्या बन रहा है, किससे बन रहा है, केवल इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक। इसके अलावा आप क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे नोमेनक्लेचर का, ठीक है। नोमेनक्लेचर आपने क्योंकि 10th में भी देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर आपने 11th में भी देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो नोमेनक्लेचर तो एटलीस्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सही करके आएंगे, तो एक क्वेश्चन नोमेनक्लेचर का आ जाता है जनरली, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एक आप ऑप्टिकल केमिस्ट्री ज़रूर देख लीजिएगा, है ना, जिसमें आपका जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है, ठीक। और रेजिमिक मिक्सचर, है ना, रेजिमिक मिक्सचर आपको शायद इसी में मिल जाएगा, हेलो एल्केन्स वाले में रेजिमिक मिक्सचर। बेसिकली क्या है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवियो रोटेटरी कंपाउंड्स के ऊपर है, ठीक है, वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। उसमें कायरल्टी भी दी हुई है, कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं, कायरल, है ना, जिन पे चारों कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं, कायरल कंपाउंड्स के बारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक तो वो देख लीजिएगा आप इसमें से।
बात करूँ अगर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में से दोस्तों, तो अल्कोहल में इसमें 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, है ना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा एक बार। इसके अलावा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ा चैप्टर है। नेम रिएक्शन ज़रूर याद रखिएगा, इसमें जितनी भी नेम रिएक्शन दी हुई है बहुत सारी पूछी जाती हैं इसमें। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नेम रिएक्शन ही ध्यान रखना। लास्ट मोमेंट पे आप ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी नहीं पढ़ सकते, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ नेम रिएक्शंस आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, जो अमीन वाला चैप्टर है दोस्तों, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो डायजोनियम सॉल्ट्स, ठीक है, और इम्पोर्टेंस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक, तो इसमें से बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक में से नहीं पूछा जाएगा। अब आ जाते हैं बायोमोलिक्यूल्स पे, जो पूछा जाने वाला है दोस्तों। प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है, उसके एग्जांपल हीमोग्लोबिन क्वाटरनरी प्रोटीन का एग्जांपल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 बीटा 2 अल्फा चेन्स। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली, है ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इसमें से कौन सा रिड्यूसिंग है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स। और एक बार एंजाइम्स ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, विटामिन्स, है ना, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, कौन से विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, ये पूरी टेबल है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ सेकंड बुक इज़ बायोमोलिक्यूल्स, हार्मोन्स। ये बायो में भी काम देंगे और केमिस्ट्री में भी काम देंगे दोस्तों। 110% यहाँ से क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। यूनिट 14 नहीं छोड़नी है आपको किसी भी हाल में। ठीक है, यूनिट 14 नहीं छोड़िएगा। पॉलीमर में बेसिकली बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर देख लीजिएगा, और एक टेबल है जिसमें आपको बता रखा है कि भाई कौन कौन से मोनोमर्स बना के कौन सा पॉलीमर बनेगा। ठीक है, वो टेबल लास्ट में दे रखी है, एक वो टेबल देख लीजिएगा, दैट्स इट बस। और इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत इसमें नहीं है। लास्ट यूनिट आती है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ दोस्तों। इसमें आपको केमिकल इन फूड, ठीक है, क्लीनिंग एजेंट, ड्रग एंड देयर क्लासिफिकेशन, ये देख लेना एक बार, पढ़ना ज़रूरी नहीं, मतलब सॉरी, रटना इसमें ज़रूरी नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे हो जाएगा ये वाला काम। ठीक है, इसमें यूनिट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली यूनिट, जितनी यूनिट आपकी 14 बायोमोलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ज़रूर पढ़ के जाइएगा इसको। तो दोस्तों मैंने कोशिश की कि आप लोगों को 12th और 11th 9th 10th जितने भी केमिस्ट्री का पोर्शन है, क्या क्या पढ़ना है वो बता दूं लास्ट मोमेंट पे। ठीक, इतना भी पढ़ के जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप करके आ जाएंगे, आप ये मान के चलिए। ठीक है, बाकी कोशिश करूंगा दोस्तों एक फिजिक्स का और ऐसा वीडियो बना दूं आप लोगों के लिए। अगर देखता हूँ इस पे वीडियो पे रिस्पांस ठीक आएगा, आप लोगों को पसंद आता है वीडियो, तो फिर फिजिक्स का भी बनाता हूँ। अदरवाइज़ ठीक है, ये कोशिश थी, एक एफ़र्ट थी मेरी, ताकि आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएँ लास्ट मोमेंट पे एग्ज़ाम से पहले। तो अगर आपको पसंद आई ये कोशिश, तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। बाकी दोस्तों कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्कोर करा सकें। जो भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 7 को, ऑल द बेस्ट है उनके लिए। बाकी टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ रॉ फाइल्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया, जो भी अब तक वीडियोस बनाए हैं मैंने, उनकी रॉ फाइल्स, क्वेश्चंस वहाँ मिल जाएंगे आपको। गुड लक दोस्तों, थैंक यू।